हेलो बच्चों, मैं श्रीमती YN खान प्राचार्य आज फिर एक वीडियो के साथ आपकी कठिनाइयों को आसान करने के लिए। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक लिंग संलग्नता एवं लिंग संलग्न वंशागति है। सेक्स लिंकेज एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आप सभी जानते हैं कि लक्षणों की वंशागति गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन के द्वारा होती है और यही जीन जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं लिंग गुणसूत्र, इनसे जीव का लिंग निर्धारित होता है। बच्चों, स्क्रीन पर आप कुछ पिक्चर देख रहे हैं। पहले चित्र में मानव के लिंग गुणसूत्रों को दिखाया है। मानव के लिंग गुणसूत्रों को XY संकेत से और मादा के लिंग गुणसूत्र XX संकेत से निरूपित करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके साथ, इन गुणसूत्रों के साथ क्या दिखाई दे रहे हैं? कुछ जीन दिखाई दे रहे हैं जिसको हमने कैपिटल H और स्मॉल h से शो किया है। ये लिंग संलग्न जीन है। ठीक है, अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक महिला और एक पुरुष दिखाई दे रहे हैं और ये भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एक उदाहरण है। ये एक रोग की वंशागति दिखाई दी है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी पिक्चर जो हम देख रहे हैं वो ड्रोसोफिला मक्खी की है, जिसमें एक रेड आइड दिख रहा है और एक वाइट आइड दिख रहा है। इनकी आंखों की वंशागति इनके लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन के द्वारा अभिव्यक्त होती है। मतलब ये एक लिंग संलग्नता का उदाहरण है। अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं कि लिंग संलग्न जीन तथा उनकी वंशागति। पहले स्लाइड से ही हम समझ गए कि लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारित करने वाले जीन्स के साथ पाए जाने वाले समस्त जीन्स क्या कहलाते हैं? लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं। और जीवों में इनकी वंशागति किसके साथ होती है? लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ ही होती है। ऐसी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति अथवा लिंग संलग्नता कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था भी वही ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में आँख का रंग वाइट आइड और रेड आइड, मानव में हीमोफीलिया रोग है ना, तथा रंग वर्णांधता, ये कुछ उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्स गुणसूत्र तो हमें मालूम है, हमने अब भी देखा मानव में खासतौर से X और Y। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र Y पर पाए जाते हैं, Y गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं सॉरी, तो वो होलेंड्रिक जीन्स कहलाते हैं। X गुणसूत्र पर भी जीन पाए जाते हैं, वो X संलग्न जीन्स कहलाते हैं। थर्ड होते हैं अपूर्ण लिंग संलग्न जीन्स। ये X तथा Y दोनों ही गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब लिंग संलग्न वंशागति के लक्षण कह लें हम या नियम कह लें, यदि आप इन 5-6 बातों को बहुत ही ध्यान से सुनकर या पढ़कर याद रख लें तो आपको आगे पूरा इनहेरिटेंस जो है बहुत आसान हो जाएगा। जिसमें पहला पॉइंट है कि पिता के लिंग संलग्न जीन्स जो हैं XY हैं, ठीक है, तो वो पुत्र में कभी नहीं जाते। क्यों? जबकि पुत्री में पिता के ये जीन्स X के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि पिता का X हमेशा पुत्री में ही जाता है और Y जो है वो पुत्र में जाता है। दूसरी बात है कि माता के लिंग संलग्न जीन्स जो हैं वो X मतलब XX होते हैं, तो पुत्र और पुत्री दोनों में जाते हैं। जब भी युग्मक बनेंगे एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तीसरी बात है कि लिंग संलग्न जीन्स जो हैं अधिकांशतः अप्रभावी होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि लिंग संलग्न जीन्स जो हमेशा होते हैं वो अधिकांशतः रिसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा प्रभावी लिंग संलग्न जीन्स नर तथा मादा दोनों में समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, जो प्रभावी होते हैं।
लेकिन जीन का अप्रभावी यदि जीन है तो उस स्थिति में मादा में यदि एक ही जीन है तो वो केवल वाहक के समान काम करेगी, इसमें कोई भी रोग के लक्षण नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास दूसरा भी है जो प्रभावी होता है तो वो अप्रभावी को दबा देता है और एक्सप्रेस नहीं होने देता। जैसा हमने मेंडल के नियम में पढ़े थे, प्रभाविता का नियम पढ़े थे ना, कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, चाहे उसमें जीन्स अप्रभावी भी साथ में रहता है जो अगली पीढ़ी में इनहेरिट होता है। तो ये 5 बातें अगले हम देख रहे हैं, और भी कुछ बिंदु हैं इसके। चूंकि आपको पता है नर में एक्स गुणसूत्र केवल एक होता है और उसका दूसरा वाई होता है, तो यहाँ पर सभी प्रभावी तथा अप्रभावी लिंग संलग्न जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण अभिव्यक्त होते हैं, जबकि मादा में 2 एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। इससे प्रभावी जीन जो है विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है क्रिस क्रॉस वंशागति। इसका मतलब क्या है क्रिस क्रॉस का? कि कोई व्यक्ति अपने ही लिंग के दूसरी पीढ़ी के संतान में लक्षणों को, मतलब पिता से पुत्र में, है ना, पुत्र के फिर पुत्र में, तो उसको कहेंगे हम नाती पोते, नाती नर पोतियां। तो कोई व्यक्ति अपने लिंग के दूसरी पीढ़ी के संतान बोल रहा है वो में लक्षणों को कैसे पहुंचाता है? पहली पीढ़ी के विपरीत लिंग वाले संतान के माध्यम से, यानी पुत्री के माध्यम से पुत्र में जाएगा और पुत्र के माध्यम से पुत्री में जाएगा। ठीक है, इसको बोलते क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। उदाहरण, पिता के एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन्स जो होंगे वो हमेशा पुत्री के माध्यम से कहाँ जाएंगे? नाती में पहुंचेंगे, मतलब पुत्री के बेटे में पहुंचेंगे। तो ये अपोजिट हो गया। इसी तरह मादा के जो जीन्स हैं पोतियों में कैसे जाएंगे? बेटे के माध्यम से जाएंगे, पुत्र के माध्यम से जाएंगे। तो ये अपोजिट सेक्स हो गया नेक्स्ट पीढ़ी के लिए। ये किसके लिए बताया जा रहा है? एक्स गुणसूत्र पर। वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन पिता से हमेशा ही पुत्र में जाते हैं, अर्थात यह जीन्स क्रिस क्रॉस वंशागति अभिव्यक्त नहीं करते हैं। ये सारे बिंदु आप यदि याद रख लेते हैं तो आपको अगली जो वंशागति आपने पढ़ना है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम लिंग संलग्नता के उदाहरण देखेंगे, जिन रोगों के बारे में हमने बताया था, हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता, ड्रोसोफिला, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे मानव में हीमोफीलिया तथा रंग वर्णांधता। हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है जिसे ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, कहीं भी छोटी मोटी चोट लगती है, तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा रक्त जो है जम जाता है, लगातार नहीं बहता है। लेकिन यदि इस रोग से ग्रसित यदि कोई व्यक्ति है तो उसका जो ब्लड है वो या तो बहुत देर में जमता है या जो है काफ़ी समय लेता है या जमता ही नहीं है। तो इससे कभी कभी छोटी छोटी चोट भी खतरनाक हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं। दूसरा रोग है रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। 1876 में हॉर्नर ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्तियों में लाल व हरे रंग को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, उसे एक ही रंग दिखाई देता है। इसे ही रंग वर्णांधता या प्रोटीन डिफेक्ट डिसीज या रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहा गया है। लिंग संलग्न जीन जो होते हैं महिलाओं अथवा स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक अभिव्यक्त होते हैं। हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी के कारण, जिसको हीमोफीलिया ए कहते हैं, और हीमोफीलिया बी
जो प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। तो इन रोगों, ये वंशागत रोग हैं और ये लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन के कारण होते हैं। तो दोनों ही जो डिसीज़ हैं, मानव के उदाहरण हैं, मानव में पाई जाती हैं। दोनों ही रोग के जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं। दोनों ही रोगों की वंशागति का पैटर्न बिल्कुल समान होता है। दोनों ही रोग के जीन अप्रभावी होते हैं। अतः रोगों के लिए जिम्मेदार जीन युक्त एक्स गुणसूत्र की एक की संख्या में उपस्थिति मादा को वाहक लेकिन नर को रोगी बना देती है। क्यों? क्योंकि मादा में जो लिंग गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स हैं। यदि एक एक्स पर जीन है रोग का, तो दूसरा जो एक्स है उस पर प्रभावी जीन होने के कारण ये जो रोगी जीन है वो कभी भी अभिव्यक्त नहीं हो पाता। मादा केवल वाहक होती है, किंतु नर में केवल एक एक्स गुणसूत्र है। तो ये जो रोग का जीन है इसको दबाने के लिए कोई भी दूसरा जीन वाई पर नहीं है, इसलिए जो नर है वो रोगी है। रोग के जीन दोनों एक्स गुणसूत्रों पर जब होंगे तो ही मादा रोगी होगी। अब हीमोफीलिया को हम एच, कैपिटल एच से दिखाते हैं, इसका सामान्य एलील है, और ब्लाइंडनेस को कैपिटल बी से। ये दोनों ही कैसे होते हैं? प्रभावी हैं किस पर? अप्रभावी। अप्रभावी को हम स्मॉल एच और स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं। नीचे स्क्रीन पर दो चित्र दिख रहे हैं जिसमें मैंने आपको दिखाया है। पहली वाली मेल, पहला वाला कैसा दिख रहा है? नॉर्मल मेल का दिख रहा है एक्स एच वाई। एच क्या है? हीमोफीलिया का जीन है नॉर्मल में, ये प्रभावी है, इसमें रोग का जीन नहीं है। रोग का जीन कैसा है? स्मॉल एच से व्यक्त कर रहे हैं। तो यदि पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसका जीनोटाइप होगा एक्स स्मॉल एच वाई। इसके नीचे देखें सामान्य महिला, सामान्य महिला का जीनोटाइप एक्स एक्स होता है। और रोग के लिए देखें तो इस पे दोनों ही एलील जो हैं वो कैसे होते हैं? एच कैपिटल एच प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य, ये जीनोटाइप आपको हमेशा याद रखने हैं। लेकिन महिला नॉर्मल है परंतु वाहक है, तो इसके एक एक्स पर सामान्य एलील है कैपिटल एच और दूसरे एक्स पर स्मॉल एच है। मतलब केवल ये विषम युग्मज स्थिति है, रोग का एक ही जीन है, इसलिए महिला कभी भी नॉर्मल होगी और ये वाहक होगी, रोग का वाहक, यानी ये अगली पीढ़ी में रोग के जीन को पहुंचाएगी। तीसरा प्रकार है हीमोफिलिक महिला। दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर आपको स्मॉल एच दिखाई दे रहा है, तो ऐसी महिला हीमोफिलिक होगी, इसमें रोग होगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह जीनोटाइप किसके लिए है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए, रंग वर्णांधता के लिए। मेल दिख रहा है, सामान्य मेल होगा तो एक्स कैपिटल बी और वाई। कैपिटल बी सामान्य एलील है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस यदि पुरुष है तो एक्स पर स्मॉल बी लिखेंगे हम और वाई लिखेंगे। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। महिला में हम देखेंगे वैसे ही, नॉर्मल है तो एक्स बी यानी कैपिटल, सामान्य महिला हो गई। यदि रंग वर्णांधता के लिए वाहक है तो एक एक्स गुणसूत्र पर कैपिटल बी यानी प्रभावी सामान्य एलील होगा और दूसरे पर स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं जो कि अप्रभावी है और रोग का वाहन अगली पीढ़ी में करेगा। तीसरा है कलर ब्लाइंडनेस, महिला दिख रही है, कलर ब्लाइंडनेस महिला दिख रही है, एक्स और एक्स दोनों पर ही स्मॉल बी हैं, मतलब रोग के दोनों ही जीन एक्स गुणसूत्र पर हैं। तो इस अवस्था में महिला रंग वर्णांध होगी। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको यदि याद हैं तो इनकी वंशागति कैसे होगी? मतलब यदि सामान्य पुरुष है और महिला कैसी है?
वाहक है, तो इनकी संतानें कैसी होंगी? इनकी संतानों को रेशियो प्राप्त करने के लिए आपको इनके जीनोटाइप अवश्य ही याद करने होंगे, जो अभी स्लाइड में दिख रहे हैं। चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो हीमोफीलिया हो, दोनों सेम दिख रहे हैं, केवल संकेत का अंतर है। हीमोफीलिया को हमने कैपिटल एच और स्मॉल एच से दिखाया है, और ब्लाइंडनेस को कैपिटल बी और स्मॉल बी से। यहाँ पर हम देख रहे हैं हीमोफीलिया रोग वंशागति की विभिन्न स्थितियां क्या हो सकती हैं। सामान्य पुरुष तथा वाहक महिला। दूसरा, सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक महिला। तीसरा है हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य महिला। चौथा है हीमोफिलिक पुरुष तथा वाहक महिला। अंतिम है हीमोफिलिक पुरुष और हीमोफिलिक महिला। यहाँ हम देख रहे हैं पुरुष 2 प्रकार के हैं केवल, एक सामान्य और एक हीमोफिलिक। महिला 3 प्रकार की है, सामान्य, वाहक और हीमोफिलिक। यहाँ पर स्लाइड देख रहे हैं आप, पूरा चार्ट मैंने यहाँ सॉर्ट आउट करके रखा है आपको। यहाँ दिख रहा है सामान्य एलील HH, स्मॉल HH हीमोफिलिक अप्रभावी। लिंग गुणसूत्र दिख रहे हैं महिला पुरुष के, सब आपको मालूम है 9-10 से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर फिनोटाइप सामान्य महिला, वाहक महिला, हीमोफिलिक महिला। 3 प्रकार की महिलाओं के ऊपर आपको दिख रहे हैं जीनोटाइप दिख रहे हैं, फिनोटाइप। इसके बाद युग्मक बन रहे हैं। ये युग्मक कैसे बन रहे हैं दिख रहे हैं, XH इसमें बनेगा, इसमें एक H और एक स्मॉल h होगा यदि वाहक है तो, हीमोफिलिक है तो दोनों HH। ये बन गए युग्मक। नीचे सर लाइस वर्टिकल देखेंगे तो पुरुष, सामान्य पुरुष XHY और हीमोफिलिक पुरुष का स्मॉल h दिख रहा है। इसके यहाँ पर ये युग्मक दिख रहे हैं। अब इनको हम क्रॉस करेंगे तो क्या कंडीशन होंगी। पहले में हम देखेंगे सामान्य पुरुष और सामान्य महिला, तो जो संतानें आएंगी वो पूरी सामान्य ही दिख रही हैं। ये सामान्य, ये सामान्य, ये सामान्य और ये सामान्य, ठीक है। लेकिन सामान्य पुरुष और वाहक महिला से यदि हम लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप इस चार्ट को खुद ध्यान से यदि देखेंगे तो ये आप खुद बना सकते हैं। मैंने इसलिए इनको अंक भी दे दिया है ना, अंक दे दिया है गैमेट्स को। यहाँ पर एक ही प्रकार के हैं, 1-1 ले लें, बीबी जो भी ले लें। यहाँ पर हम देखेंगे 2 प्रकार के हैं, है ना। यहाँ भी एक ही प्रकार का, तो 1 और 1 लिख दिया, एक जैसे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने अलग अलग वो दिया है इनको, है ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। अब आप यहाँ से एक मेल उठाएंगे, एक फीमेल उठाएंगे, एक मेल उठाएंगे, एक फीमेल, और यहाँ पर आप लिखते जाएंगे। जैसे हम पहले में देख लें, सामान्य पुरुष में XH है और यहाँ भी XH है, तो ये एक XH और XH, तो क्या बनेगी, जो महिला होगी वो सामान्य होगी। किंतु यहाँ से XH और यहाँ से एक स्मॉल h वाला आएगा, तो जो महिला होगी या डॉटर होगी वो वाहक होगी, ठीक है। तीसरे में आप इसके साथ रख के देख लें, तो ये पूरा एक चार्ट जो है मैंने सॉर्ट आउट करके रख दिया है। आप ध्यान से देखेंगे, जीनोटाइप याद है तो आप इसको खुद बना सकते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ चित्र से दिखाया है। पुरुष जो है सामान्य है, महिला वाहक है। वाहक है इसलिए आधा सफ़ेद और आधा भरा हुआ दिख रहा है, इसके ये गुणसूत्र भी दिख रहे हैं। इनकी संतानें कैसी होंगी, इनके ये XY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र दिख रहे हैं। यहाँ पे युग्मक बनेंगे और युग्मक के बाद यहाँ पर ये संतानों का रेशियो दिख रहा है, ये नॉर्मल सन है। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो पुत्री है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरी पिक्चर में आधा आधा माता के समान, तो ये क्या हो गई, वाहक पुत्री होगी। और अंतिम जो है, जो कि एक X इसको कहाँ से मिल रहा है, हीमोफिलिक जीन माता से मिल रहा है, और एक Y, और इसका कोई प्रभावी एलील इस पर नहीं है दबाने वाला, इसलिए जो सन हो रहे हैं वो कैसे हैं, अफेक्टेड, यानी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित। इसी को चित्र से दिखाया है, इसी को मैंने यहाँ परसेंटेज दिखाया है आपका। यहाँ पर परसेंटेज निकाल के रख दिए हैं। आप देख रहे हैं सामान्य पुरुष का XY
और जो महिला है पहले वाले में वाहक है, दूसरे में हीमोफिलिक है। पुरुष का देखें, पहली कंडीशन में 50% जो होंगे वो पुरुष सामान्य होंगे, दूसरे में 50% जो होंगे वो हीमोफिलिक होंगे। महिला होगी, कैसी होगी महिला? सामान्य होंगी, दूसरे में 50% जो है वाहक होंगी। तो इस तरह से वंशागति होती है। ये परसेंटेज निकाल के आपको दिखा दिया है। अब आप इसको ध्यान से आराम से देखेंगे तो इत्मीनान से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये आपको किसी भी चित्र में दिखाई, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अगले स्लाइड पर आप ये देखेंगे कि ये जो परसेंटेज हमने निकाल कर मैंने आपको एक ही शीट पर सारा दे दिया है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रतिशत और यहाँ पर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों दिखाई दे रहे हैं। तीसरे में आपको चित्र से भी दिखाई दे रहा है। ये कैसे निकल के आता है? ये बिल्कुल मेंडल के प्रभाविता के नियम जैसे बनते हैं वैसा ही है, जो आपको अगली स्लाइड में वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको समझाया है। मानव में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण। इसके लिए हीमोफीलिया एक रोग है मानव का, दूसरा रंग वर्णांधता। इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा, लिंग संलग्नता के बारे में। इनके हम देखेंगे कि वंशागति कैसी होती, क्या क्या संभावना है वो भी देख चुके हैं। तो इसकी जो पहली संभावना है सामान्य पुरुष और वाहक महिला। पुरुष यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, सामान्य होते हैं या तो फिर रोगी होते हैं। महिला जो होती है वो वाहक होती है या सामान्य भी होती है और हीमोफिलिक भी होती। तीन प्रकार हैं इनके, सामान्य, वाहक और हीमोफिलिक यानी रोगी। पहला कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं कि सामान्य पुरुष का विवाह यदि वाहक महिला से होगा तो इनकी संतानें कैसी होंगी। इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमने फिनोटाइप लिख लिया, सामान्य पुरुष पहले से मैंने बता दिया लिख के, वाहक महिला। दूसरा स्टेप में हम इनके जीनोटाइप लिखेंगे। पुरुष का जीनोटाइप XY, महिला का जीनोटाइप XX। हीमोफीलिया की क्या स्थिति? ये वाहक है तो एक सामान्य एलील है, ये प्रभावी है, और ये अप्रभावी है, इसलिए ये महिला रोगी न होके वाहक है। पुरुष कैसा है? यहाँ पर हीमोफीलिया के लिए सामान्य एलील है, इस पर रोग के कोई जीन नहीं है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इनके स्टेप है तीसरा युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण के समय ये होगा कि जोड़े में से ये अलग अलग हो जाएंगे और एक एक जीन या गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र पर ही जीन लगे होते हैं, तो एक एक गुणसूत्र अलग अलग युग्मक में पहुंचेगा। यहाँ भी इसी तरह से होगा, ये अलग अलग होंगे, हम इनको अलग अलग करेंगे और ये इस तरह से एक X और एक Y पुरुष है। ये हो गया इसका नॉर्मल जीन। यहाँ भी ऐसे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, दोनों अलग अलग हैं क्योंकि इनमें जीन की स्थिति अलग अलग है। यहाँ पर सामान्य एलील है, ये सामान्य है, ये इसमें कोई रोग के जीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैसे हैं, रोग के जीन हैं, इसलिए ये स्मॉल h अप्रभावी है, इसलिए स्मॉल h से दिखा रहे हैं, H फॉर हीमोफीलिया। तीसरी स्टेप हो गई, इसको हम बोलते हैं युग्मक निर्माण। ये बन गए युग्मक, यहाँ लिख देते हैं युग्मक, है ना। ये इसके इधर दोनों। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर युग्मक निर्माण के बाद लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया का अगला चरण होता है निषेचन। निषेचन में क्या करते हैं, एक गुणसूत्र पिता का होगा, एक माता का होगा। इसको हमने लिख दिया 1, ये 2, आसानी के लिए 4। पहला 1 लेंगे इनका और माता का लेंगे 3, 1 into 3। 1 लिया हमने, 1 में क्या है, X है, पिता से आ रहा है अगली पीढ़ी में, एक X और यहाँ से एक आया, एक X यहाँ से लेंगे, 1 into 3 बोल रहे हैं ना हम, ये आ गया।
दोनों कैसे हैं? सामान्य है। तो ये डॉटर होगी और ये नॉर्मल होगी। इसको हम मिला दें 1/3 से, ये मिल गया 1/3। इसके साथ यदि 3 ना मिलके 1 के साथ 4 मिलता है तो क्या कंडीशंस आते हैं, ये देखिए। 1 के साथ ये 4 मिलाया, ये दोनों युग्मक मिल गए, एक मेल एक फीमेल। यहाँ पर एक एक्स ये वाला है, एक ये वाला है। तो क्या जीनोटाइप मिलेगा हमको? पिता से आया सामान्य, लेकिन माता से कौन सा मिला हमको? हीमोफिलिक। तो ये हीमोफिलिक हो गया, ये हो गया अपना नॉर्मल, है ना। ये हो गया नॉर्मल। तो ये महिला कैसे होगी, या जो डॉटर होगी वो कैसी होगी? ये दिख रहा है ये वाला, इसके समान है, इसलिए ये कैसी होगी? वाहक होगी। ये वाहक को हम क्या बोलते हैं? करियर। तो ये सी लिख दिया और ये डॉटर, तो ये कैरियर डॉटर हो गई। एक संभावना 2 हो गई, 50-50%। अब हम नेक्स्ट ले लें। तो नेक्स्ट में हम क्या लेते हैं? नंबर 2 को नंबर 3 से मिलाएंगे। अब देखिए नंबर 2 में क्या मिला हमको? एक वाई मिला पिता से और एक यहाँ से एक्स आ रहा है। तो ये वाई हम यहाँ लिखते हैं, इस पर कोई जीन नहीं है। और ये हमारा आ रहा है माता से। ठीक है, जल्दी जल्दी तो बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये अपन लिखते चलेंगे, जैसा है बस वहां से उठा के लिखना है। ये हो गया नॉर्मल सन एक्स वाई है, यहाँ पर कोई रोग की जीन नहीं है, इसलिए ये हो गया नॉर्मल सन। 2 से हम 4 को मिलाएंगे तो हमको हम क्या देखेंगे? 2 से 4 को मिलाते समय ये 2 उठाया, 2 में एक वाई है और ये 4 में क्या है? एक हीमोफीलिया का जीन है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स यहाँ से मिलेगा हमको, ये एक एक्स हो गया। ये कैसा है? हीमोफीलिया का जीन रखा हुआ है और ये वाई नॉर्मल है। ये दिख रहा है। तब ये कैसा हो गया? ये हीमोफिलिक सन होगा। इस तरह से लिख दे रही हूँ मैं। ये आपको सिर्फ जीनोटाइप याद करना है, विधि वही से सारी। ये हो गया 50%, पुत्र में 50% नॉर्मल, 50% हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे। ये वाहक होंगी जो डॉटर होंगी, और ये नॉर्मल होंगी 50-50%। ये निषेचन हो गया। सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। यही करेंगे तो आपको ये सारी वंशागति बनाते बनेगी। ठीक है। परिणामों का प्रतिशत 50% नॉर्मल सन, 50% हीमोफिलिक सन, 50% वाहक महिला और 50% जो है हमारे नॉर्मल डॉटर का प्राप्त होगा। ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हीमोफीलिया की जो वंशागति की विभिन्न स्थितियां हैं वो कैसे हम निकाल पाएंगे। एक को उदाहरण से मैंने समझाया है। 4 संभावनाएं आप स्वयं इसी विधि से सेम टू सेम निकालेंगे, सिर्फ आपको जीनोटाइप बदलना है। यानी सामान्य पुरुष की जगह यदि हीमोफिलिक पुरुष होगा तो आप जीनोटाइप लिखेंगे एक्स एच स्मॉल एच और वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और बहुत ही सरल करके मैंने इसको समझाया है। तो मुझे लग रहा है कि आप इसको सारी संभावनाएं, समस्त स्थितियाँ या जो प्रश्न आएंगे कि एक सामान्य महिला का हीमोफिलिक पुरुष से यदि विवाह होता है तो संतानों की वंशागति को निकालें, उसका प्रतिशत निकालें, तो ये आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर अवश्य करें ताकि आपके सभी साथियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।